नमस्कार दोस्तों। भारतीय संसदीय इतिहास में ये पहला मौका है जब विपक्षी दलों की तरफ से देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी जाए और चिट्ठी लिखकर कहा जाए कि आपने जो संसद सत्र बुलाया है, विशेष सत्र, उस सत्र के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी थी, हमसे कोई विचार विमर्श नहीं किया और हमें नहीं पता कि उस सत्र में आप किन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। सत्र बुलाने के पीछे आपका मकसद क्या है? इसलिए हम चाहते हैं कि हम संसद के सत्र में शरीक हो, लेकिन कुछ जरूरी मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता, 30-32 सालों का मेरा तजुर्बा है। स्क्रीन पर दो खास मेहमान हैं जिसमें एनके सिंह का लगभग 40-45 सालों का तजुर्बा है पार्लियामेंट को कवर करने का। अशोक वानखेड़े जिन्हें आप देख रहे हैं वो भी 30-35 सालों से संसदीय राजनीति को समझते हैं, संसद के गलियारों में रहे। मैं भी एक जमाने में संसद कवर करने जाया करता था, लेकिन मुझे याद नहीं है कि कभी ऐसा मौका आया जब विपक्षी दलों को यह चिट्ठी प्रधानमंत्री को लिखनी पड़ी। संसद सत्र से जो विशेष सत्र बुलाया गया उससे ठीक 12 दिन पहले, 12 दिन भी क्या, 11 दिन पहले यह चिट्ठी लिखनी पड़े और चिट्ठी लिखकर अपने मुद्दे बताने पड़े। ऐसी स्थिति आई क्यों? क्यों ऐसी स्थिति है कि संसद सत्र बुला लिया गया, लेकिन उस सत्र का एजेंडा क्या है, विषय क्या है, जरूरत क्या थी, इमरजेंसी क्या थी, ये किसी को पता नहीं, सरकार बताने को तैयार नहीं। और मैं कई बार उस मुहावरे का इस्तेमाल करता हूं कि अंधों के बीच अगर हाथी आ जाए, हर आदमी को सूर देकर, कोई पैर देकर, कोई शरीर देकर, कोई कान देकर बताता है कि ये क्या है। वैसी स्थिति संसद के विशेष सत्र को लेकर है। कभी कहा गया वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पेश होगा, जो मुमकिन नहीं है। अब इंडिया और भारत को लेकर बवाल है कि हाँ, इंडिया हटाने को लेकर कुछ संसद में होगा, पता नहीं। महिला आरक्षण को लेकर कुछ हो सकता है, पता नहीं। यूसीसी को लेकर कुछ हो सकता है, पता नहीं। किस मुद्दे पर संसद की का ये सत्र है, ये किसी को नहीं पता। और लोकतंत्र में विपक्ष की बहुत भूमिका होती है, बड़ी भूमिका। बिना विपक्ष के कोई लोकतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सत्ता तंत्र नहीं है। और लोकतंत्र में विपक्ष के दलों को अगर चिट्ठी लिखना पड़े तो उसका मतलब क्या है? स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वैसे मुद्दे मैंने हिंदी में ग्राफिक्स में डाले। 2 पन्ने की चिट्ठी जो सोनिया गांधी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को लिखी गई। कल विपक्षी दलों की बैठक भी हुई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी कहा कि मोदी सरकार ने पहली बार बिना एजेंडा बताए संसद का सत्र बुला रही है, यह लोकतंत्र चलाने का तरीका नहीं है। सोनिया गांधी ने जो चिट्ठी लिखी है उसमें 9 मुद्दे उठाए हैं कि हम इस पर बात करना चाहते हैं। नई संसद में यह सत्र होगा, ये भी कहा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है नई संसद में सत्र होगा, इसलिए किसी को जानकारी नहीं दी गई। और पिछली बार संसद में बहुत कुछ बवाल किया विपक्षी दलों ने, जिसमें बहुत सारे सांसद सस्पेंड भी हुए, इसलिए पहले नहीं बताना चाहते। तो संसद किसी की बपौती नहीं है। संसद में विपक्षी दलों को भी वही अधिकार है उस संसद की इमारत में, संसद के सदन में, जो सत्ता पक्ष को है चाहे प्रधानमंत्री को है। लेकिन क्या विपक्षी दलों को उनके अधिकार, जानने के अधिकार, और जो उनका बुनियादी अधिकार है कि उन्हें पता हो कि किस एजेंडे पर संसद सत्र है, क्या उससे वंचित किया जा रहा है? सोनिया गांधी ने जो लिखा है, जो पहले पैराग्राफ में है, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 दिन का आप सत्र बुला रहे हैं, 18 से 22, अब खबर आ रही कि 19 को नई संसद की इमारत में होगी। पहली लाइन है, पहला पैराग्राफ है, जिसमें सेकंड पैराग्राफ जिसमें लिखा उन्होंने, I must point out that this special session has been convened without any consultation with other political parties. None of us have any idea of its agenda. All we have been communicated is that all 5 days have been allocated for government business. हमें नहीं पता कि ये क्या होना है। हमें ये जानकारी है कि गवर्नमेंट बिजनेस के लिए 5 दिन ये रखे गए। None of us have any idea of its agenda. ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जो सोनिया गांधी ने कुछ मुद्दे लिखे, स्क्रीन पर है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से कहा गया महंगाई पर बात हो, जो कीमतें बढ़ी है उस पर बात हो, एमएसपी पर बात हो, किसान से जुड़े मुद्दे पर बात हो, अडानी के मुद्दे पर, जेपीसी की गठन पर बात हो, मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो, हरियाणा और जो इस तरह की हिंसा दंगा हुआ है उस पर चर्चा हो, भारत चीन बॉर्डर को लेकर जो विवाद है, जो कुछ हिस्से कब्जा किए चीन पर, उस पर चर्चा हो, जातीय जनगणना की जरूरत है उस पर बात हो। ऐसे 9 मुद्दे सोनिया गांधी की तरफ से उस चिट्ठी में लिखे गए, जो इंडिया मोर्चे के 28 दलों की सहमति के साथ लिखे गए। क्या मकसद है? सरकार क्या छुपाना चाहती है? इसी को समझने के लिए सबसे पहले एनके सिंह के पास, जैसा कि मैंने सिंह साहब कहा, 4 दशक से आपने देखा है, आइडिया है कि सरकार ऐसे छिपाती। अगर 18 से सत्र है, आज 6 तारीख हो गया, अगर देखें तो आज का दिन खत्म है, तो 11 दिन बच गए।
तो 11 दिन तक विपक्ष को न बताएं, इस गोपनीयता के पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं, वजह कुछ नहीं है। मान लीजिए कि कोई वजह, अगर आप मान लें कि कोई वजह है कि छिपाना चाहते हैं, तो ये तो और वल्गर होगा इस सरकार का कि उन्होंने अचानक कोई टॉपिक रखा। जाहिर है विपक्ष उस पे इरिटेट होगा, क्योंकि वो तैयारी करके नहीं आया है। तो आपका मकसद क्या है कि वहां पे नई संसद में भी ड्रामा हो, नई संसद में भी बहिष्कार हो? क्या आप ये चाहते हो? तब ये कहना चाहते हैं, देखिए साहब, प्रजातंत्र के नए वाले मंदिर में जो पीएम पार्लियामेंट है, क्योंकि हर चीज पीएम के नाम पे होती है, हर स्कीम पीएम के नाम पे होती है, यहाँ तक कि ये वैक्सीन लगता है तो पीएम की वैक्सीन होती है। तो पीएम पार्लियामेंट, हम इसको पीएम पार्लियामेंट कहते हैं। तो वो कहेंगे देखिए साहब, पीएम पार्लियामेंट में भी यही हुआ, 30,000 करोड़ रुपए खर्चा करके बनवाए थे, यहां भी ये लोग यही नाटक कर रहे हैं, यहां पे भी नहीं सुधरे। कहिए ये पर्पस हो? तो मुझे लगता है कि ये सरकार की कई जो चीजें हैं, वो रेशनल जब फॉर्मेट पे डाले आप कि ये क्यों किया है, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। जैसे कि यही है, आपने देखा कि अच्छा भला देश में सब कुछ जो क्राइसिस है वो होनी चाहिए थी, उस पे समस्या पे बात होनी चाहिए, तो भारत और इंडिया लेके चले आए। ऑलमोस्ट यही चीज है। भारत के इतिहास में मुझे याद नहीं आता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है, जब पार्लियामेंट ग्रो करती है तो दो चीजें होती है, उसके प्रोसेसेस इंप्रूव किए जाते हैं। तो भारत में ऑल पार्टी मीटिंग है जो स्पीकर के कमरे में होती है, और स्पीकर के कमरे में सभी पार्टी के जो अपने लीडर होते हैं वो जाते हैं, और उसमें जो तय होता है, इसको दो तरह से होता है। बीएससी होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, और दूसरा होता है कि आप जनरल ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ और कहते हैं साहब ये मुद्दा बड़ा भारी है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। आमतौर पे सहमति होती है, हाँ मुद्दा भारी है, आइए चर्चा करते हैं। लेकिन ये दोनों नहीं हुआ। आपने कोई बीए से नहीं बुलाया, इसलिए कि साहब स्पेशल सेशन है, चलिए बीए से नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, कम से कम ऑल पार्टी से एक बार बता के मुद्दे तो बताते। पार्लियामेंट किस बात के लिए है? वहां पे चाय या सस्ता भोजन करने के लिए है? किस बात के लिए? आखिर वहां चर्चा होगी ना, तो चर्चा के लिए वहां पे तैयारी चाहिए और फिर कंसेंट चाहिए कि स्पेशल सेशन आप बुला रहे हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्रों से हट के आएंगे, यहाँ पे बात करेंगे, उसके लिए आप बताएंगे साहब ये वाला इंपॉर्टेंट इशू है। और ये होता क्यों है? जब क्राइसिस बड़ी होती है, जैसे डिजास्टर है, जो सोनिया गांधी ने लिखा है 9 पॉइंट, वो एक्चुअली है, काबिल तारीफ है कांग्रेस के दिमाग का, कि ये वो पॉइंट है जिसपे कि आप जब भी चाहे, अपोजिशन अगर नहीं आता है तो उसकी जनता की नजरों में वो गिर जाएगा। तो ये 9 पॉइंट है जिसमें आप बताइए कौन से पॉइंट पे आप चर्चा करना चाहते हैं? एमएसपी किसान पे, क्योंकि आप ही की बॉडी कह रही है कि किसानों का एमएसपी खत्म करिए। नीति आयोग ने अभी 4 दिन पहले कहा है, और कृषि मंत्रालय को कहा है कि साहब ये जो एमएसपी आप दे रहे हैं, इसी से महंगाई बढ़ रही है। आप जरा ठीक है, उसमें सोचिए। मुद्दे पर आते हैं। मैं कह रहा हूं फिर इसका कोई मतलब नहीं रह गया ना। ऐसे थोड़ी होता है कि नई संसद, नई इमारत, कोई आपने अपने खजाने से, अपनी सैलरी से कोई बिल्डिंग बनाई, देश को ऐसे चलाना चाहते हैं कि आप नई संसद के उद्घाटन के मौके पर अगर विपक्ष ने बॉयकॉट कर दिया तो कर दिया, कोई परवाह नहीं, अपने पूजा पाठ किया और प्रधान पुरोहित की तरह आपने संसद की का शिलान्यास भी किया, उद्घाटन भी कर दिया, और आप सत्र आहूत कर रहे हैं, और उसके बाद आप बताने को तैयार नहीं है। और उस बात को अब 5 दिन हो गए, 6 दिन, बल्कि आज 7वां दिन है, और आप बताने को तैयार नहीं है कि संसद का सत्र क्यों। और ये लोकतंत्र में वो एक तानाशाही प्रवृत्ति है जिसमें आप मानते हैं कि सत्ता अपने ढंग से जो मर्जी करे, और विपक्ष को जैसे अजीत जी, वो खबर है, हम कह सकते हैं कि विपक्ष ने ठेंगे पर, हमें परवाह नहीं आपकी। हाँ, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हमें ये बताना कि ये तानाशाही है या पुरानी बात हो गई है। अब इस तानाशाही की प्रकृति पे बात करनी चाहिए। ये हिटलर वाली है या तोजो वाली है या मुसोलिनी वाली है, हमें इस पे बात करनी चाहिए। इसमें देखिए कुछ नहीं करना है। इशू ये नहीं कि मोदी के गवर्नेंस जो है वो तानाशाही का एक फ्रेमवर्क है जिसमें बाहरी आवरण डेमोक्रेसी का है, लेकिन अंदर सब कुछ तानाशाही का है। सिर्फ फसाड है। जहां इलेक्शन होते हैं, कहने को आप देखिए, G20 भी हो रहा है, इलेक्शन भी हो रहे हैं, प्रधानमंत्री हमारा पॉपुलर नेता भी होता है, लेकिन अंदर वो ईडी, इनकम टैक्स, वो पूरा एक फ्रेमवर्क है जो कि तानाशाही। जैसे वहां पे जर्मनी में गेस्टापो होते थे, जिसके घर पे पहुंच जाए वो घर बर्बाद हो जाता था।
तो ये गेस्टापो की तरह काम कर रहा है, और रूस के केजीबी की तरह भी जो एक जमाने में काम करता था। और रूस का ही क्यों कहें, तमाम भी ऐसे एजेंसीज हैं। लेकिन मोदी को अगर समझना है तो ये डिक्टेटोरियल फॉर्म कौन सा है ये समझना पड़ेगा, और आने वाले यूनिवर्सिटीज में ये पढ़ाया जाएगा कि ये डिक्टेटरशिप का कौन सा फॉर्म था जो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में था, सामने आवरण जी। डेमोक्रेसी का था। और वो गालिब का एक हम्म, शेर है मोदी को समझने के लिए कि ये क्या कि तुम कहो और वो कहे कि याद नहीं। आप मोदी से तमाम डेमोक्रेसी के नुआंसेस, वैल्यूज, सिस्टम बताते रहे, लेकिन जब तक मोदी को वो वोट मिल रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। हम्म, ये ऐसे ही बहता रहेगा और पीछे डेमोक्रेसी हम्म। के तानाशाही चलती रहेगी। हमें हिट ये करना है चलिए एक बार। कि वो लोग हाँ, समझे, वो वर्ग समझे कि मोदी की गवर्नेंस का मॉडल क्या है। जब तक ये नहीं समझेगा, हाँ। तब तक मोदी सफल होते रहेंगे। अशोक, आप इसको कैसे देखते हैं भाई? बड़ा सवाल तो ये सही कहा एनके सिंह साहब ने, तानाशाही तानाशाही तो कहते, बल्कि मैं कहूं कि मैं तानाशाही शब्द का इस्तेमाल करने से बचता रहा हूं आमतौर पर, क्योंकि वामपंथी लोग फांसीवादी तानाशाही ये बोलते हैं, मुझे लगता है ऐसे शब्दों से मैं बचता रहा हूं। लेकिन अब ये सब देख के लगता है कि तानाशाही तो कोई, अगर ये तानाशाही नहीं तो और तानाशाही क्या है? और सवाल ये कि अगर चिट्ठी लिखनी पड़े और पूछने बताने के लिए कि आप हमें बताइए कि हम क्यों आए, और ये सही कहा एनके सिंह जी ने, जो सांसद आएंगे 150 विपक्षी सांसद, वो तो देश के अलग अलग हिस्सों से काम छोड़कर, अपने प्रोग्राम छोड़कर कोई 1000-2000 किलोमीटर की यात्रा तय करके आएगा, तो बताओगे तो कि क्या है? देखिए अजीत जी, ये गुजरात मॉडल है जो भारत पे लागू हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात में भी सरकार ऐसी ही चलाते थे। वो कोई खास जो मॉडल आज हम देख रहे हैं वो गुजरात वाले 15 साल झेल चुके हैं और वर्तमान में भी झेल रहे हैं। सवाल है कि जब विशेष सेशन बुलाया जाता है तो देश का हर इंसान जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है वो समझ जाता है कि क्यों बुला रहा है। कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी होती है, इमरजेंसी के लिए देश आंदोलित होता है, देश परेशान है, और इमीडिएटली जब सेशन बुलाया जाता है, विशेष सत्र, तो लोगों को समझ में आता है कि इस इमरजेंसी के लिए बुलाया है, या बहुत बड़ा कोई अचीवमेंट होता है तो उनको समझ में आता है कि इस अचीवमेंट को अब सेलिब्रेट करने के लिए हमने सत्र बुलाया है। ये सत्र जब विशेष होता है तो पूरा देश इस बात का आकलन कर लेता है कि ये किस लिए। लेकिन बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो ये क्या 2 दिन का सत्र, ये 5 दिन का जो सत्र है ये क्यों बुलाया? ये बीजेपी के नेताओं को भी मालूम नहीं, स्पीकर ने क्यों बुलाया। ये तानाशाही की इंतहा है। दूसरी बात, और इसको आप तानाशाही मुझे लगता है कि आज G20 के जो लोग आए हैं उनमें कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, सारी करीब करीब, और वो जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो हंस रही होगी इस देश में क्या चल रहा है। विशेष सत्र आया है लेकिन सरकार में सिवाय प्रधानमंत्री के किसी को पता नहीं किसके लिए बुलाया गया है। स्पीकर को पता नहीं है, पार्टी के अध्यक्ष तो छोड़ दीजिए, इनकी कोई औकात भी नहीं कि ये पूछे किस लिए बुलाया है। सवाल ये है कि इसको आप तानाशाही कहते हो, मैं इसको लोकतांत्रिक छिछोरापन कहता हूं, या बचकानी हरकत है ये कि हमने बुलाया, हमारी हिम्मत, हमारी मर्जी, नहीं बताएंगे, जाओ जो करना सो करो। क्या कर लोगे? हम तो बुलाएंगे। वैसे इनको वैसे ही ये जैसे पता नहीं है। हमारी संसद है, हम नई संसद बना रहे हैं 1000 करोड़ में, हम हाँ, शिलान्यास करेंगे, अब आना है तो आओ, हम उद्घाटन करेंगे, आओ, आना है तो आओ, ना आना है तो आना ना है आओ, तो आओ। हम है ना हाँ, 303 सांसद और बाकी एनडीए क्या, हम वहां बैठे लेकिन रहेंगे, ये मत आओ। इस बात को समझ नहीं रहे हैं। ये लोकतंत्र है। इस पार्लियामेंट में, संसद में जो लोग बैठते हैं, 37% इस देश का मतदाता ने आपको अधिकार दिया है सत्ता में आने का। लेकिन जो विपक्ष है, जो आपके साथ नहीं है, वो 63% है। 63% लोगों को आप यूं ही नहीं अंधेरे में रख सकते। मुझे लगता है कि ये मास्टर स्ट्रोक है कांग्रेस का या इंडिया का, जो भी कहो आप। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र आप नहीं बताते तो हम बताते हैं, देश के सामने समस्या क्या है। और ये 9 पॉइंट है, ये वो ज्वलंत इशू है इस देश के सामने, जो देश रोज इसको झेल रहा है। आपके लिए G20 इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप विश्व को ज्ञान दे सकते हो कि 20वीं सदी का फॉर्मूला 21वीं सदी में नहीं चल सकता है। लेकिन भैया द्वापर युग और कलियुग, द्वापर युग और सतयुग आप कलियुग में लेके आ रहे हो, वो चल जाता है।
मतलब और छिछोरापन ये ना हो कि प्रधानमंत्री अब जाए तो कोई मुकुट उकुट पहन के बैठे संसद में, राजा महाराजाओं जैसे, और उनकी जो BMW है उसके आगे कटआउट नहीं लगे रथ का, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसे। ये भी हो सकता है। आपको डर किस बात का या शर्म किस बात की? दो चीजें हो सकती हैं, या तो एजेंडा बताने का डर है या आपको शर्म आ रही होगी। शर्म तो आपको आ नहीं सकती, क्योंकि 2014 से लेके इतने बेशर्मी की आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कई जगह पे, तो शर्म नाम की चीज तो कोई अभी है नहीं, तो आपको डर होगा। डर किस बात का? क्या आपको लगता है कि आपने सदन समेंस करने के बाद, लोग हाउस में बैठने के बाद जब आप रीड आउट करोगे तो क्या ये लोग चुप बैठेंगे? यदि आपने ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जिसके पूरा विपक्ष आंदोलित होगा, तो क्या ये तब पता नहीं पड़ेगा? या आपको डर है कि कोई एजेंडा बताएंगे तो G20 के ये सारे लोग आ रहे हैं, इनके सामने चिचालेदर हो जाएगी हमारी, कि हम बहुत ही बचकानी चीजों के लिए सेशन बुला रहे हैं और अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए बार बार दुहाई देते हैं, और आज हमारे यहाँ डेमोक्रेसी इतने नीचे चली गई है कि आज तानाशाह एक डेमोक्रेसी का नाम ले लेके डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहा है। ये G20 के सामने आएगा क्या? क्या G20 के जो लोग आएंगे क्या वो ये देखेंगे नहीं? सारा गोदी मीडिया तो लगातार यही बता रहा है कि आज कौन सा व्यंजन कहाँ खिलाया जाएगा और कौन सा महिलाओं का कौन सा वहां पे जो आने वाली जो डेलीगेट्स है उनकी पत्नियां कहाँ जाएगी और रास्ता कैसा होगा, और उसके बाद वो शेर किधर से बैठेगा और उधर क्या है, ये सब यही चल रहा है। लेकिन क्या इस देश में किसान आत्महत्या, कल 2 किसानों ने आत्महत्या की, क्या उसका जिक्र कोई करता है? जो बलात्कार हो रहे उसका जिक्र कोई करता है? मणिपुर अभी भी जल रहा है, अभी भी। जब ये लाखों लोग वहां पे व्यंजन खा रहे होंगे और मर्सिडीज में घूम रहे होंगे, मणिपुर में आज भी खाने के लाले पड़े हैं, लोग घूम रहे हैं, कुकीज अपने घर छोड़ के, उनको सरकार उनको सुरक्षा नहीं दे पा रही है, अपने घर से दूसरी जगह बोल रहे यहां सुरक्षित करते हैं। अरे जो सरकार आपको अपने घर में सुरक्षा नहीं दे रही है और वो दिल्ली बंद कर रही है सुरक्षा देने के लिए इन लोगों को, क्या ये बातें समझ में नहीं है? क्या मणिपुर इशू नहीं है? क्या MSP इशू नहीं है? आज प्याज के 2 लाख टन प्याज खरीदने की बात सरकार ने की, महाराष्ट्र में प्याज का जो आंदोलन था वो स्थगित हुआ। कहां खरीदा आपने 2 लाख टन प्याज? 40 लाख टन प्याज पड़ा है, 2 लाख टन खरीद रहे हो, वो भी नहीं खरीद सकते क्योंकि सेंटर नहीं है खरीदने के आपके पास। कौन सा इसमें ऐसा इश्यू है जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है? चाइना का झूला है, कहां गया? चाइना घुस गया भारत की भूमि पर, बोलने के लिए आपकी ताकत नहीं। आपका CDS एक कहता है, रक्षा मंत्री एक कहता है, आप एक कहते हो, चाइना एक कहता है और वास्तविकता एक कहती है। क्या महंगाई आज दालें और तेल आज 200 रुपए क्रॉस नहीं कर गया है? मैं टमाटर वमाटर की तो बात ही नहीं करता, बेसिक चीज तेल और दालें क्या ये गरीबों के रीच में है? जो 2250 रुपए पर मंथ जिस परिवार की इनकम होगी उसको आप 700 रुपए का सिलेंडर देके एहसान कर रहे हैं। क्या कोई अच्छा ये बताओ, तनख्वाह का ठीक है, 1/3? अब ये सारे पॉइंट है, और यदि ये सारे पॉइंट 9 पॉइंट जो 9 सिलसिलेवार चीजें दी हैं, ये छोड़ के कोई भी इशू यदि संसद में आता है तो ये लोकतंत्र का मजाक है, इस देश की जनता के साथ मजाक है। क्योंकि सबसे अहम इंपॉर्टेंट चीजें ये है, ये सामने होते हुए यदि आप सामने आपको घर टपक रहा है, घर में आग लगी है और आप आइसक्रीम ठंडी हुई कि नहीं ये देख रहे फ्रिज में, आपकी प्रायोरिटीज क्या है? घर की आग बुझाना है कि वो ठंडी आइसक्रीम खाना है? ये जनता आज देखेगी। ये 9 पॉइंट का लेटर ने आज सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एक सवाल उसके बाद NK सिंह साहब आपके पास आऊंगा कि कुछ आकलन अंदाजा जो सबको लगाना पड़ रहा है, आपको अंदाजा है कि ये सत्र क्यों बुलाया गया है? और एक सवाल और दूसरा इसी के साथ है कि वह ये सही है कि इसके पहले के सत्र में बवाल हुआ, राज्यसभा लोकसभा में कई बार निष्कासित कर दिए गए, पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिए गए, तमाशा होता रहा, कोई काम नहीं हुआ, उसके बाद भी जो कुछ बिल पास करना था लोकसभा में कर दिया, चाहे वो इलेक्शन कमीशन वाला और भी। तो ये इस बार भी होगा 5 दिन, तो फिर इसका मतलब सरकार मेंटेलिटी सरकार की यही है जो आपने कहा, वही मैं कह रहा हूं कि नई संसद में भी हम पूरे तमाशे के साथ 5 दिन या 4 दिन जो भी है, अभी मैं कहीं ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था कि
को नई संसद में सत्र होगा। तो फिर यही सब 4 दिन होगा तो ठीक है, सोनिया गांधी ने ये चिट्ठी लिख दी, उन्होंने इस चिट्ठी को पता नहीं ठीक से पढ़ा भी कि नहीं, उनके लिए जरूरत नहीं है, अपने हिसाब से संसद चलाएंगे, आप अंदाजा लगाते रहिए। वैसे आपको अंदाजा है कि क्यों बुलाया गया है? अब तक 6 दिन हो गए इस देखिए, जानकारी इस खबर के। प्रधानमंत्री जी अमिताभ बच्चन को बहुत फॉलो करते हैं, उनके मित्र है वो। तो प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि चलो देश में कौन बनेगा करोड़पति खेल लेंगे। तो वो चेयर पे बैठे हैं, पूरा देश और विपक्ष अपोजिट साइड पे है, और उन्होंने सवाल एक डाला है, विशेष सत्र बुलाया गया है। अब आप बताइए, आपके पास ऑप्शंस है, ऑप्शन क्या क्या है? क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन के लिए है? क्या ये महिला आरक्षण के लिए है? क्या ये जी रश्मि की ओबीसी की रिपोर्ट के लिए है? क्या ये जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के लिए है? क्या ये इलेक्शन कमीशन को फंड करने के लिए कोई बिल ला रहे हैं? क्या भारत और इंडिया इसको लेके बिल ला रहे हैं? क्या चंद्रयान का महिमा मंडन हो रहा है? G20 का महिमा मंडन हो रहा है? ऑप्शन आपके पास है, बताइए। अब लोग लाइफलाइन घुमा रहे हैं, कोई अजीत अंजुम को पूछ रहा है, कोई उधर एनडीटीवी देख रहा है, कोई आज तक देख रहा है, कोई पीएमओ में पूछ रहा है, कोई क्लर्क को पूछ रहा है। भाई मैं जब ताई जी तो वहां स्पीकर थी तो हमारे कुछ संबंध है, हम सब अधिकारियों को फोन करके पूछ रहे हैं, वो भी गेसिंग कर रहे हैं, वो हमारी लाइफलाइन यूज कर रहे हैं, हम उनके लाइफलाइन यूज कर रहे हैं। और मोदी जी कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं, उन्हें मजाक लगता है। उन्होंने लोकतंत्र को, सदन को मजाक समझ के रखा है, क्योंकि वो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते। लोकतंत्र में जो विश्वास रखता है वो कितना भी कमजोर विपक्ष हो उसको साथ में लेके चलता है। ये होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र ये दो पहिए की गाड़ी है, एक विपक्ष का है, एक सत्ता पक्ष का है। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो सर्कस वाली साइकिल चला रहे हैं, एक ही पहिए की, उसी पे वो महिमा मंडन हो रहे हैं और लोग तालियां बजा रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि साइकिल चलाने वाला कई बार विदूषक भी होता है। क्या आप पे देश हंस नहीं रहा है? आप संसद मतलब ट्वीट कर रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, लेकिन उनको भी पता नहीं है किस लिए बुलाया गया है। किसी कैबिनेट मंत्री को नहीं पता किस लिए बुलाया गया है। सब एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस में लेके पूछते हैं, कुछ पता है क्या, कुछ पता है क्या? ये लोकतंत्र का मजाक नहीं तो क्या है? ये आपने एक फिल्म का मतलब, आपको लगता है कि आप एक फिल्म बना रहे हैं, आप एक कोई टीवी सीरियल बना रहे हैं, या एक हाउस चला रहे हैं। इसके पहले हाउस कैसे चलाया? किसी ने प्रधानमंत्री जी को कुछ बोला, निकाल दे उसको, इसने कुछ बोला, निकाल दे उसको, मेरी मर्जी, मैं बोलूंगा। मणिपुर पे अविश्वास प्रस्ताव आया, नहीं बोलूंगा मणिपुर पे, बाकी जगह पे बोलूंगा, मेरी मर्जी, जैसा करूंगा। ये उदंडता है। ये उदंडता आपके पास इसलिए है कि आपको लगता है कि आपके साथ एक मैंडेट है। मैंडेट आपके साथ इसलिए है, 37% पे आप होते हुए भी ये इसलिए राज कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष बटा हुआ है। और जैसा ही विपक्ष एक होने लगा, आपके पसीने छूटने लगे। और आपका ये जो व्यवहार है, ये आपकी वो बेचैनी है, ये आपका वो जो बेचैन हो गए आपके, अब क्या कर सकते हैं। तो किसी ने बोला होगा कि साहब 2024 में आएंगे कि नहीं पता नहीं है, तो फिर एक बार बैठ ही ले अपन इसमें। नए सदन में बैठने का वो चांस चला जाएगा, लोग कहेंगे कि मोदी जी ने सांसद बनाया और बैठ कोई और रहा है। उसमें बैठने का भी अपने को एक बार वो कर लेना है पूरा, बैठ के भी देखना है कि कैसा लगता है। उसके लिए तो अभी विंटर सेशन आना था, नहीं मतलब 1.5 महीने बाद। यदि 5 राज्यों के साथ चुनाव इकट्ठा हो गए, यदि BS चौहान की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट का यदि पहला ऑप्शन इन्होंने यूज कर लिया कि 5 राज्यों के जो चुनाव हैं इनको लोकसभा के साथ कर लेंगे, तो कम से कम एक वहां से प्रथा शुरू हो जाएगी कि एक जगह तो कम से कम वन नेशन वन इलेक्शन होगा इन 5 राज्यों के लिए। ये उस ऑप्शन को भी काम कर रहे हैं, क्योंकि 5 राज्यों में कतई जीतने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। चलिए इसी में जरा एक बार सिंह साहब को, एनके सिंह साहब को शामिल करते हैं। एनके सिंह साहब, 40 साल का जो आपका तजुर्बा है, मैं जरा समझना चाहूंगा, हो सकता है हमें आइडिया नहीं हो, ऐसी स्थितियां पहले की सरकारों में कभी आई कि इस पर बात हो कि नेता विपक्ष को या विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखनी पड़े कि हमें सदन क्यों बुलाया, इसकी जानकारी दीजिए और हमसे चर्चा कीजिए, और उसके बाद उन चिट्ठियों को सरकार डस्टबिन में फेंक कर या उसकी परवाह न करते हुए और
अपने हिसाब से काम करे जैसे ये सरकार अभी कर रही है, और जो अगले जब भी 19 तारीख को या 18 को पहला दिन होगा तब वो करेगी। नहीं, सरकार विपक्ष से कॉन्टिन्यूअस लीग में संपर्क में रहती थी। पिछले 40 साल हमने देखा है कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के जो सबसे ज्यादा संबंध अपोजिशन से होते थे, उनके घर वो खाना खाने जाते थे। एक आध ओकेजन पे हम भी रहे हैं एज ए बल्कि सर इसीलिए ऐसे आदमी को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बनाया जाता था जिसके बारे में मान्यता होती थी कि विपक्ष के नेताओं से उनके अच्छे रिश्ते हैं, के अच्छे संबंध है। जब बहुत गर्मी होती थी तो वो अपना वो पर्सनल रिलेशन यूज करता था शाम को जाके, और अगले दिन ठंडक हो जाती थी। ये सारे प्रोसेसेस, हमने कहा ना कि प्रोसेसेस किल कर दिए गए। हमें याद है कि एक बार एक गृह मंत्री थे, बहुत ही बड़े जाने माने नेता, वो बोल रहे थे किसी बड़े संगीन मामले पे, अचानक एक मेंबर पार्लियामेंट अपोजिशन का एक नया लड़का खड़ा हुआ बोलने के लिए, उनके बीच ही में वो खड़ा हो गया कुछ बोलने के लिए। वो गृह मंत्री अच्छा बैठ गए, और हम सब लोग पागल की तरह नोट कर रहे थे जब वो बोल रहे थे, क्योंकि बहुत आंकड़े बता रहे थे। अचानक हमने देखा कि क्या हुआ, बैठ गए, तो हम सारे लोग चौंक गए कि ये क्या हुआ। तो हम लोग के कुर्सी के आगे जो वो था, उस पे आके हम सब लोग खड़े हो गए, लटक गए वर्चुअली। वो उसके बाद वो स्पीकर ने डांटा उसको, बैठ जाओ तुम, अभी देख रहे हो गृह मंत्री बोल रहे हैं। खैर वो बैठ गया। हम लोग जब वो हुआ लंच हुआ तो हम लोग फिर भागे उनके पास, ऐसे ही मजाक में, तो पूछने हैं कि आप बैठ क्यों गए, आप बोल रहे थे, हम लोग लिख रहे थे, आप अचानक बैठ क्यों। बोले कि नहीं, ये वेस्टमिनिस्टर सिस्टम है कि वेस्टमिनिस्टर सिस्टम के पार्लियामेंट में अगर विपक्ष का कोई, कहीं का कोई, अगर कोई आप बोल रहे हैं और वो खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब उसकी बात हमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी खड़ा हुआ है, लिहाजा हम यील्ड कर उसको कहते हैं यील्ड करना, हम यील्ड कर जाते हैं और बैठ जाते हैं। ये परंपरा रही है। तो मुझे लगा कि इसकी बात कोई ज्यादा वजनदार होगी हमसे, इसलिए खड़ा हुआ होगा। तो बहरहाल ये सम्मान होता था विपक्ष का और इसका। ये देखते देखते एक बार एक और किस्सा है कि आडवाणी जी वगैरह ये सब बहुत मानते थे, ये हुए इंद्रजीत गुप्ता हुए, ये लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को के पोषक। वाजपेयी जी, जैसे ही कोई इस तरह की चीज हो तो वाजपेयी जी वगैरह इमीडिएटली प्रमोद महाजन को भेजते थे कि देखो जरा सा बात करो उनसे, क्यों शोर हो रहा है, और वो जाके उसको सॉर्ट आउट करते थे। ये सारे भाई वो मुझे याद है सिंह साहब, प्रमोद महाजन का ही जिक्र मैंने जो कहा ना, संसदीय कार्य मंत्री, वही मेरे जहन में था 2004 के पहले। मुझे याद है कई ऐसे मौके जब संसद में बवाल होता था, मैं भी कई बार उसे पार्लियामेंट गैलरी में देखता था, प्रमोद महाजन सत्ता पक्ष की तरफ से उठकर हाउस चलते में विपक्ष की तरफ पीछे कहीं जाते थे, दो आदमी उनके साथ चले जाते थे, और उसके बाद थोड़ी देर के बाद स्थितियां हाउस में चेंज होती थी। ये सब हमने कई बार देखा है अलग अलग समय में, और सार्थक चर्चा उसके बाद होती थी। आज आप उन 500 लोगों को, जो 550 लोगों को बुला रहे हैं, वो कौन सी तैयारी करके आए। आपने ये तो बता दिया होता कि ये मुद्दा है, आपने कुछ इस तरह की सड़क पे कुछ जा रहे हैं गरीब लोग, और ये अक्सर खाने के लिए सड़क पे खड़े रहते हैं, तो जब वो नहीं देवी का वो होता है तो लोग खाना खिलवाते हैं, तो ये वैसे ही हुआ कि तुम आ जाना, ये बताने की कोई जरूरत नहीं किस लिए आना, आ जाना, तुम्हें खाना देंगे। ये इतनी मतलब हिकारत पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के कोई भी नॉर्म्स, कम से कम एक आध नॉर्म्स तो तुम छोड़ देते। तुमने तो कोई नॉर्म्स नहीं छोड़े हैं, कोई भी जो सम्मान होता है पार्लियामेंट्री उसका, वो तुम कर ही नहीं रहे हो। तो ये जो गवर्नेंस है ये बिल्कुल डिफरेंट है, और इसको समझने के लिए आपको फिर से वापस जाना पड़ेगा, और तब हमारे ख्याल से साइको एनालिसिस करने की जरूरत है। वो जो दोनों शीर्ष पे बैठे हैं उनके साइकोलॉजी को आपको रीड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एकल नेतृत्व का फॉर्मेट है। ये इसमें कैबिनेट बैठ के नहीं डिसाइड करती है। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम में कैबिनेट, मुझे याद है 1929 की बात है, रैमसे मैकडोनाल्ड की गवर्नमेंट, एक कोई उन्होंने कैबिनेट से
पास किया कोई चीज और वो भेजा वहां पे दस्तखत करने के लिए, और आप ताजुब करेंगे कि उन्होंने लौटा दिया ये कह के कि मेरे संज्ञान में आया है कि एक मिनिस्टर इसके खिलाफ। पूरी हालत खराब हो गई गवर्नमेंट की, और तब जाके पूरा काउंसिल गया और जाके कहा कि नहीं साहब हम लोग साथ हैं। तो ये वो सम्मान होता था। आज क्या प्रेसिडेंट की हिम्मत है ये? आज आपका प्रेसिडेंट कह सकता है कि हाँ आपके यहाँ, और फिर किसी मेंबर की हैसियत है मिनिस्टर की कि वो खिलाफ चला जाए। तो ये फॉर्मेट जो है ये बिल्कुल अलग है। इसमें फसाड जो होगा वो डेमोक्रेसी का होगा। इलेक्शन होंगे, संस्थाएं होंगी, एमपी भी होगा, एमएलए भी होगा, लेकिन वो कौन होगा, कैसे होगा, उसका काम क्या होगा, ये सब एक 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 फॉर्मेट पे आएगा, और वो डिक्टेटोरियल फॉर्म, प्योरली डिक्टेटोरियल। हाँ, ये हिटलर वाला होगा कि मुसोलिनी वाला होगा, या आप जानते हैं नॉर्थ कोरिया का नाम है डीपीआर कोरिया, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। मतलब नॉर्थ कोरिया का तानाशाह भी अपने को डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक कहता है। तब हमें हंसी आती है जिसकी जिसकी मीटिंग में किसी को नींद आ जाती है, झपकी ले लेता है, उसी को गोली से गोली मार मार दिया देता जाता है। किम जी। जोंग, जिस पर तो चैनल ने हजारों प्रोग्राम किए हैं, कुछ साल पहले तक यहाँ के चैनलों का प्रिय किरदार था वो। और उसका उस देश का नाम किम जो जोंग उन आज कह नाम रहे अगर मुझे याद भारत है। कर रहे हैं, तो वो डीपीआर कोरिया, उसका नाम पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक है। और तमाम ऐसे तानाशाह कंट्री जिनमें सब में डेमोक्रेसी होती है, रिपब्लिक होता है, और सब कुछ होता है कहने के लिए। तो हमें लगता है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं, और ये एनालिसिस फिर से आने वाली पीढ़ी कर पाएगी कि ये फॉर्मेट था क्या, जिसमें कि हम जनता से चुने भी जाते हैं, जनता वोट भी देती है, और जैसे ही वोट आता है तो राम मंदिर की ऊंचाई बताई जाने लगती है, और इंडिया का नाम भारत कर दिया जाता है क्योंकि चुनाव है। और तब ये हमें हमें शिकायत उससे नहीं है, तानाशाह से नहीं होती शिकायत, हमें शिकायत ये है जो दुष्यंत कुमार का वो शेर है, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, न हो कमीज तो पांवों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए। मोदी को यही तो चाहिए था ना कि जब पेट में अनाज न हो तो भी तुम राम जय श्री राम करो, यही वाला तो चाहिए, और ये हम कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग जो इस समय काम कर रहे हैं, ये यही है हमारा प्रयास कि हम जनता को बताएं कि तुम्हें अगर कमीज से पांव पेट नहीं ढकना है, तुम्हारा तन के खड़े होना है कि मेरे पेट में अनाज नहीं तो पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी कैसे, राम मंदिर बना कैसे, और स्टेट के खर्चे से ये G20 करके आप अपना जो ऊपर कर रहे हैं, ये क्या है? भारत का सम्मान इससे बढ़ेगा या हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट? हाँ, एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, बहुत सही शब्द है, तानाशाह वगैरह तो हम लोग अक्सर बोलते कि हिकारत विपक्ष के प्रति या लोकतंत्र के प्रति, और ये सही है कि ये हिकारत न हो तो ये स्थिति आती नहीं, और ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है तानाशाह। सही बात है, बहुत ही डन टू डेथ वाला इस्तेमाल है तानाशाह, और इसका ये हिकारत जो है कि आपके लिए मैटर नहीं करते मीडिया के वो लोग, अशोक वानखेड़े हो, आप हो, हम हो, और इन सबको तो छोड़िए, हम आप तो चलिए घर से बैठकर बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग जिन्हें जनता ने, उनके इलाके की जनता ने बीजेपी को हराकर 70, 60, 75% वोट देकर चुना है, वो लोग जिन्हें बीजेपी के बरक्स जनता ने तय किया हमारे नुमाइंदे ये हैं, वो लोग संसद में इस हैसियत में सरकार नहीं रखना चाहती कि वो सरकार से सवाल पूछे, या उनका जो एक हक है जनप्रतिनिधि होने का, चुने हुए नुमाइंदे होने का, कि उनको एजेंडा पता हो, उससे भी मरहूम किया जाता है। ये तो मतलब इसके लिए कोई भी शब्द आज की तारीख में बेमानी है। लोकतंत्र में जो अधिकार बीजेपी सांसद किया जा रहा है, उसके पीछे महरूम करने के पीछे एक कारण है। उन्हें जो महरूम किया जा रहा है, उन्होंने क्या ये समझा? हिकारत पे आपने बात की, वो बड़ा अच्छा शेर है, मुड़ के देखेगी हिकारत से मुझे तारीख कल, मुड़ के देखेगी हिकारत से मुझे तारीख कल, मेरी पीढ़ी में किसी धड़ पर कोई चेहरा न था।
कल आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि तुम लोग क्या घर पे कोई चेहरा नहीं था, अपना कुछ था नहीं क्या? ये जो राम मंदिर और ये हम चर्चा क्या कर रहे हैं, इंडिया बनाम भारत, उस आदमी ने हमें किस तरह से या उस रिजीम ने हमें किस तरह गुमराह कर दिया है कि 4 दिन से इस बात पे चर्चा है वन नेशन वन वो होगा कि नहीं। आज ये गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है ना, सीएमआई का ये प्राइवेट बॉडी है और सबसे मकबूल बॉडी मानी जाती है। सीएमआई चीख चीख के अपने इकोनॉमिक रिपोर्ट में कहा है कि पिछले 7 सालों में 70 लाख रोजगार कम हुए हैं और वादा था 2 लाख रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देने का जब आप सत्ता में आना चाहते थे। आज हम पूछ नहीं पा रहे हैं, हम इसी में फंसे हैं कि इंडिया है कि भारत है। हम इसमें फंसे हैं कि साहब पार्लियामेंट में पास होगा तो 2/3 से होगा कि सिंपल मेजोरिटी से होगा, रेटिफिकेशन स्टेट से होगा कि नहीं होगा। हम कहां फंसा? अच्छा, वो आदमी कितना इसी में तो जादूगर होगा, फंसाना चाहती है सरकार, इसी वो में तो सत्ता फंसाना कितनी चाहती है कि जादूगर लोग होगी। फंसे रहे। कभी वन नेशन वन जी इलेक्शन में फंसे, कभी इसमें फंसे, कभी किसी और चीज में फंसे, लगातार अब फंसे रहे ताकि कोर इशू जिसका आप जिक्र कर रहे हैं या सोनिया गांधी की चिट्ठी में जिक्र है, ये कोर इशू कहीं एजेंडे पर ना आए। आपने चूंकि दुष्यंत का शेर सुनाया, पता नहीं, पहले तो मुझे अच्छा लगता है कि आपको इतना शेर याद है, रस भी होता है, ईर्ष्या होती है। दुष्यंत मेरे भी बहुत प्रिय गजल कार हैं और उनके शेर में जो ताकत है वो अपने आप में बहुत दिलचस्प है। वैसा लिखने वाला कोई हुआ नहीं, बहुत कम समय उन्होंने लिखा। लेकिन इस दौर के जो ये रहनुमाई है उस पर एक शेर अचानक मुझे याद आया, अगर मैं गलत याद नहीं कर पा रहा हूं। रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। तो आज की तारीख में जो रहनुमाई है जिस पर दुनिया फिदा है, जिसको बहुत सारे लोग भक्त बोल देते हैं, लेकिन भक्त कहना सिंप्लीफाई करना है। दरअसल ये बहुत बड़ा खतरा है, भक्त से बहुत ऊपर की चीज है। जो गांधी की हत्या को जस्टिफाई करता है, जो गोडसे की वर्शिप करता है, जो भारत का नाम अगर इंडिया से हटा दिया जाए तो भी उसको दिक्कत नहीं है, जो हर तरह के उस फैसले का, जो संविधान विरोधी है, जो देश विरोधी है, हर तरह के फैसले के वक्त कवच की तरह सामने खड़ा हो जाता है, तो दरअसल ये एक बहुत बड़ा खतरा है। और वो हमारे बहुत सारे हजारों दर्शक देख रहे होंगे, सोचने की उनको जरूरत है, क्योंकि जो टेकन फॉर ग्रांटेड जो एक शब्द होता है ना, फ्रेज, वो लागू होता है सिंह साहब कि सरकार मानती है टेकन फॉर ग्रांटेड कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इंडिया मिटा सकते हैं, हम रिजर्व बैंक ऑफ भारत कह सकते हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत कह सकते हैं, और आज से कह सकते हैं, अभी से कह सकते हैं, विपक्ष या ठेंगे पर हम ऐसे कर सकते हैं। नई संसद ऐसे उद्घाटन हो रहा है जैसे गुजरात के किसी व्यापारी ने और अडानी ने पैसा लगाया, 800 करोड़ उस पर खर्च कर दिया। सेंट्रल विस्टा, ये प्रगति मंडपम ऐसे कर रहे हैं जैसे अमित शाह और बड़नगर और गुजरात से लेकर आए। लेकिन जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, जिसमें हमारा हक उतना ही है जितना मोदी जी का है, सोनिया गांधी या राहुल गांधी या किसी का हक उतना ही है जितना अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी का है। लेकिन आपने तय कर लिया कि सब कुछ आपका है, आपके। ये जो डेमोक्रेसी की परिभाषा है ना सर, अब्राहम लिंकन के जमाने की, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, जो हम लोग क्लास चौथे तीसरे में पढ़े थे, वो सारी परिभाषाएं लगता है यहां दम तोड़ गई है। डेमोक्रेसी मोदी के लिए, मोदी के द्वारा और मोदी द्वारा परिभाषित डेमोक्रेसी है। और ये, इस पर कई बार लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि आप ये तानाशाह क्यों कर रहे हैं, आप इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं, वे चुन के आ रहे, लेकिन स्थितियां तो उससे ज्यादा खतरे की तरफ जा रही है। सिंह साहब, उसके बाद आ रहा हूं अशोक आपके पास। वो नहीं, एक अगर किताब कभी कभी हमें सोचते हैं कि लिखे तो उसका जो टाइटल होगा डेमोक्रेसी बाय ए डिक्टेटर। ये फॉर्मेट हो सकता है कि एक डिक्टेटर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में कैसे काम करता है, लेकिन उसकी शर्त है पब्लिक कॉन्शियंस, उसका तर्क शक्ति बेहद नीचे होनी चाहिए। आज हमारी चिंता ये नहीं है कि कोई मोदी आ गया है, कोई मोदी आता कैसे, कोई अमित शाह आता कैसे है, ये रिजीम आती कैसे है। इसकी शर्त है कि वो जब जब कहे, और ये आपको हिटलर का याद होगा किस तरह से हर हिटलर जब कहे के लोग हाथ उठाते थे, जैसे ही हिटलर दिखाई देता था तो हर हिटलर, आज वो मोदी मोदी जो होता है, कभी जाके देखिए, एकदम वही भाव होता है जो हर हिटलर के टाइम में वो हाथ उठा के करते थे। तो हकीकत ये है कि क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द पीपल, ये जनता कैसी है। हम अपने जो व्यूअर्स हैं
उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो लोगों को बताएं, क्योंकि ये बात उसकी नहीं, मोदी तो एक बाई प्रोडक्ट है उस क्वालिटी, डिटेरियोरेटिंग क्वालिटी ऑफ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, वो घटती हुई जो क्वालिटी है जनता के समझ की, ये उसकी वजह से है। वरना क्या ये मोदी निकल जाते? ये मोदी पार्लियामेंट दिखा के और लोगों की नौकरियां छीन लेते, और ऐसे ही लोग हो जाते, सड़क पे खड़े हो जाते लोग। लेकिन वो बड़ा बढ़िया, वो एक रोमन उस पे कवि ने कहा था अपने कविता में कि इनको कुछ ना करो, इनको तुम सर्कस और वो दे दो, ब्रेड दे दो, ये कभी इनको तुम सर्कस दे दो, ये कभी बगावत नहीं करेंगे। सर्कस और साथ ब्रेड कहा था। तो यही बात है कि इनको राम मंदिर दे दीजिए और बता दीजिए कि बाइडेन के गले में कैसे हाथ लगा के मिले हमारे प्रधानमंत्री, ये इसी पे मस्त हो जा रहे हैं। उनका बेटा नौकरी टूट जा रही है, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें वहां पे हिट करना होगा। हमें मोदी से नहीं मतलब है, मोदी के गवर्नेंस का हम मर्सिया पढ़े, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें वहां जाना पड़ेगा जहां पे ये कहा जाता है कि मुड़ के देखेगी हिकारत से मुझे तारीख कल, मेरी पीढ़ी पे किसी धड़ पर कोई चेहरा न था। तो उस धड़ पे चेहरा लाने की जरूरत है, तभी हम समझ पाएंगे कि ये दुनिया बदलेगी कैसे। जब तक मोदी को ये भरोसा रहेगा कि हम राम मंदिर की ऊंचाई दिखा के वोट ले लेंगे, और वोट मिल रहे हैं, तब तक ये नहीं बदलेगा। तो ये जो डेमोक्रेटिक नुआंसेस है जिसका हम लोग मर्सिया पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि मोदी को उधर ये पूरा मालूम है कि 2 बार निकलेंगे और 2 बार कहेंगे जय श्री राम, और ये पूरा का पूरा बदल जाएगा। तो मेरे ख्याल से वो जनता को समझना होगा कि तेरे बेटे की नौकरी जग गई है। 70 लाख नौकरियां कम हुई है दुनिया में, सोचा है आपने? पॉपुलेशन बढ़ रही है और हर साल 1.5 करोड़ जॉब मार्केट में नए लड़के आ जा रहे हैं। 45 करोड़ लोग जॉब की प्रत्याशा छोड़ के वापस गांव में चले गए हैं, और आज आपका नीति आयोग कह रहा है कि एमएसपी खत्म करो, इसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। आप जरा सोचिए। और उधर कृषि मंत्रालय कह रहा है कि साहब एमएसपी को हमें काफी ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसका रेट बढ़ाना पड़ेगा। और सच बात यह है कि वो किसान अगर एमएसपी नहीं बढ़ा तो मर जाएगा, किसान मरने की स्थिति में है। हम उसका पूरा कॉस्ट अभी कैलकुलेट हुआ है, ज्यादा दिन नहीं हुए, 2 हफ्ते पहले की बात है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैलकुलेट किया तो पता लगा कि लागत जितने % बढ़ा है उससे इनका दाम जो है वो कम बढ़ा है, मतलब कि उसकी जो आमदनी है वो घटी है रियल टर्म्स में। क्या ये सबब नहीं है चर्चा करने का? लेकिन हमें वो G20 में बढ़िया रास्ता दिखा के वो हमें गुमराह कर ले जाता है। सही बात। इशू ये अशोक, सही बात है अशोक जी। जो तस्वीरें जैसे कुछ दिन पहले दिखी, जो प्रगति मंडपम के उद्घाटन पे पीएम मोदी गए और उसके बाद ड्रोन उड़ा रहे हैं और शानदार प्रगति मंडपम दिख रहा है, या अभी G20 के दौरान संगोल आपको याद होगा अजीत जी, संगोल क्या था? संगोल शोशेबाजी ही तो थी ना। बिल्कुल 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 थी। तो इस तरह की तस्वीरें फिर अभी G20 में दिखाई जाएगी कि दिल्ली बदल गई। भाई दिल्ली में एशियाड के समय भी दिल्ली बदली। हम लोग दिल्ली जब आए होश संभाला तो एशियाड के समय बहुत कुछ हुआ, कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ, और अब 50s में भी कुछ हुआ, नेहरू के समय में 57 58 में। तो ऐसे समय समय पर हुआ, ये होता है। लेकिन इस दौर को जिस ढंग से ये सरकार करना चाहती, जिसका मैंने जिक्र किया, जनता को मान चुकी है कि जनता चेतना शून्य हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर, यही मंदिर 370 और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर, मुसलमानों से नफरत के मुद्दे पर ये हो चुकी है। इसलिए क्या फर्क पड़ता है, कोई अजीत अंजुम, कोई एनके सिंह, कोई रवीश कुमार, कोई अभिसार शर्मा या कोई साक्षी जोशी, कोई भी, और उन सबको छोड़िए, हमारी क्या हैसियत। वो जो चुन के आए हैं, आप 63% की बात करते हैं, हालांकि मैं थोड़ा और कम कर देता हूं, मान लीजिए एनडीए को जोड़ लीजिए, 44% उनका हुआ, तो भी 56% लोग हैं जो आपके खिलाफ हैं, उनके लिए मायने नहीं रखते। देखिए अजीत जी, एक बात बड़ी क्लियर है कि जो आप ये कहते हैं कि भाई विपक्ष उनके लिए मायने नहीं रखता, इस देश के इश्यूज मायने नहीं रखते, अरे मोदी जी के लिए तो बीजेपी के सांसद भी मायने नहीं रखते, बीजेपी के नेता भी मायने नहीं रखते। कौन सा बीजेपी का स्टॉलवर्ड नेता आज मुझे बताइए जो आंखों में आंख डाल के पूछ सकता है प्रधानमंत्री जी को
कि जरा हमको भी तो बता दे कि एजेंडा क्या है। किसी का औकात है? अभी आज के डेट में मुझे एक नेता बता दीजिए जो नरेंद्र मोदी जी के घर जाके पूछे कि ये भाई क्या हो रहा है किसी की औकात? तो उन्होंने सबसे पहले तो खच्चीकरण अपने पार्टी में किया, अपने पार्टी के लोगों का उन्होंने खच्चीकरण कर दिया। पार्टी में एक नेता नहीं बचा, जो बचे कोई ईडी में गए, कोई इसमें चले गए, कुछ को उन्होंने उस मंडल बना के बिठा दिया। अब बाकी लोगों को जब पूर्ण रूप से एक ऐसा फॉलोअर बनाया कि जो सिर्फ नारे लगाने जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि ये दो कव्वाल गाते हैं और बाकी ताली बजाते हैं। उसके बाद फिर विपक्ष हो, फिर मीडिया हो, मीडिया में भी कई लोग हैं कि जो बस हाँ में हाँ मिलाते हैं। आज मणिपुर पे कोई बात करने के लिए कोई चैनल तैयार है? मणिपुर में अभी भी जल रहा है मणिपुर, लेकिन हम ये बता अरे रहे हैं हुआ कि ना, कौन सा आदमी क्या जो खाना खाएगा। एडिटर्स गिल्ड के एडिटर गए, 4 के खिलाफ एफआईआर हो गई। कोई आश्चर्य नहीं 2 दिन बाद मणिपुर पुलिस गिरफ्तारी आश्चर्य करने आ जाए उन सबको। गिरफ्तारी करने आ जाएगी क्योंकि उन्होंने जाके वहां देखा। सवाल ये है कि यदि आपको लगता है ये, देखिए, मुगालते पालना अलहद का अधिकार है। एवरीबॉडी हैज अ राइट टू बी इन हिज ओन विम्स। ठीक है, मोदी जी को भी लगता है कि मैं राम मंदिर का नाम लेता हूं और मैं जब हुंकार भरता हूं तो ऊंचाई दिखाऊंगा तो लोग मेरे साथ होंगे, लेकिन ऐसी वस्तुस्थिति नहीं है। कर्नाटक में उन्होंने बहुत बजरंग दली भी कहा था, खुद को 90 गाली देके विक्टिम कार्ड भी खेला था। बहुत बड़ा ये तो कह गए थे कि यदि इनका आशीर्वाद, मोदी जी का आशीर्वाद देना बहुत जरूरी है तो राज्य बर्बाद हो जाएगा। राज्य आबाद हो गया, 60 पे फेंक दिया बीजेपी को, और आज जो वादे किए थे कांग्रेस ने वो सारे इंप्लीमेंट कर दिए। तो कांग्रेस ने ये बता दिया कि सत्ता में आए, बोल के आए तो करके भी दिखाते हैं। दूसरे और आप मन की बात सुन रहे हैं। तो जनता इस बात को समझ रही है। जनता का अंडर करंट समझिए आप। जनता ने इंदिरा गांधी को भी घर का रास्ता दिखाया था, जो इनसे ज्यादा ताकतवर थी और पढ़ी लिखी थी। आज ये एक वलय में जी रहे हैं, मुगालते में जी रहे हैं, और मुगालते पालना हर एक का अधिकार है। ये बड़े मुगालते पाल के बैठे हैं। इनको लगता है कि मैं 5 दिन का सेशन बुलाऊंगा और किसी को बताऊंगा नहीं, और सेशन जब शुरू होगा तब बताऊंगा मैंने किस लिए बुलाया। तो आपको क्या लगता है हंगामा नहीं होगा? ये 5 दिन का सेशन चलेगा? ये 5 दिन का सेशन क्या रिप्लाई देगा? जनता क्या देखेगी? जब जनता ये पूछेगी कि भाई हमारे महंगाई के ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे, से कह रही थी भाई सोनिया जी ने। लेकिन आखिरी सवाल, जनता ये पूछेगी कि नहीं, या पूछती है कि नहीं, यही सवाल है। क्योंकि जब नोटबंदी लागू किया गया, जब रात को 8 बजे और लगा कि लोग नाराज हैं, उसके बाद यूपी चुनाव के नतीजे दिख गए, तो उन्हें लगता है कि जनता उनके साथ है। भाई एक मिनट, नहीं, एक सेकंड, फिर मैं उसी को जस्टिफाई करता हूं। आपने यदि ये बोल दिया कि नोटबंदी को, यूपी के इलेक्शन को जस्टिफाई करते हैं, तो फिर प्रधानमंत्री को 90 गालियां दी है और तुम गाली लायक हो, ये जस्टिफाई किया क्या कर्नाटक की जनता ने? जस्टिफाई किया ना कर्नाटक की जनता ने, आप गाली लायक हो, यदि उसी थ्योरी से देखें तो। क्योंकि नोटबंदी के तुरंत बाद जो बताया गया था कि काला पैसा बाहर निकलेगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, आतंक बंद हो जाएगा, उसके तुरंत हो गया। आज नोटबंदी का नाम बीजेपी का कोई नेता भी लेता है? नहीं लेता। आज सरकार नोटबंदी पे भागती क्यों है? क्योंकि आज नोटबंदी पे चुनाव करवाए तो औंधे मुंह गिर जाएंगे। भाई मोदी जी ने कहा था ना 50 दिन का वक्त दो, 50 दिन बाद किसी चौराहे पे बुला लेना। ना 50 दिन आया, ना चौराहे पे आए, नोट भी वापस हो गया 2000 मैंने बोला ना, नरेंद्र मोदी जिस कॉलेज और स्कूल में पढ़े हैं उनकी गिनती बड़ी अलग है। उनके 50 दिन 50 साल में टर्न होते हैं। जैसा चांद में 15-15 दिन का रात और 15 दिन का, अभी वो सो गया है अपना चंद्रयान विक्रम बेचारा, 14 दिन। हाँ, वैसा वो ये यहाँ पे 51 साल का एक दिन रहता है इनका, तो 50 साल मांग रहे हो। वो तो कह रहे थे कि इनको 60 साल दी, मुझे 60 महीने दीजिए, दे दिए लोगों ने। क्या किया? 60 महीने में उन्होंने सिवाय 60 साल के सरकार को कोसे बगैर नहीं रहे। और लेकिन इनको लगता है कि ये नहीं कह रहे हैं। इनकी हालत राजा जैसी है। वो राजा चाहता था कि एक बहुत ही बेहतरीन कपड़ा उसके बर्थडे पे पहनाया जाए और इतना लाइट हो। सारे विश्व के कपड़े आ गए, राजा को पहनाए गए। राजा बोले नहीं, थोड़ा फील ही होता है। वहां लोग राजा का दर्शन करने के लिए खड़े हो गए। फिर अल्टीमेटली किसी को समझ में आ गया कि राजा को क्या चाहिए। उसने राजा को बोला, उतारिए कपड़े, मैं अपना अब एक नया सूट लाया हूं। और उन्होंने हवा में ऐसा हाथ करके पहना दिया। बोले देखिए फील हो रहा है क्या? बोले बिल्कुल नहीं फील हो रहा है। बोले ये है आपके लिए लाया। और जब राजा लोगों के बीच में निकाला तो लोग राजा को हंस रहे थे, क्योंकि राजा नग्न था।
नहीं। राजा इस मुगालते में था कि उसने बेहतरीन कपड़े पहने। तो यदि राजा इस मुगालते में रहे तो कर्नाटक की जनता ने दिखा दिया, आपको दिल्ली में दिखा दिया, हिमाचल में दिखा दिया, बाकी जगह आपकी सरकारें उधार के सिंदूर पे है, तोड़ फोड़ करके सिंदूर से। अरे 1 to 1 लड़ाई करके देखिए ना। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, सिर्फ अजीत जी मैं आता हूं, सिर्फ ईडी सीबीआई मेरे पास 6 महीने के लिए आ जाए, मैं इस देश की पूरी कैबिनेट मेरे घर के सामने खड़ी करवा दूंगा। पूरी कैबिनेट सुबह पूछेगी, अशोक जी क्या खाना चाहोगे, इडली खाना चाहोगे या डोसा खाना चाहोगे? सुबह 6 महीने सिर्फ। ईडी, सीबीआई, चलिए। इनकम टैक्स से राजनीति नहीं चलती। लोग जानते हैं नेता बिक सकते हैं, नेताओं को, एमएलए और एमपीज को आप गन पॉइंट पे ले जा सकते हो, लेकिन जनता जब समझती है कि हमने क्या दिया और हमको क्या मिला, तो आज जनता, ये जो 9 पॉइंट्स है, ये जनता की ज्वलंत समस्याएं हैं। और यदि इस विशेष सदन में इस ज्वलंत समस्याओं को स्वाइड में कर गया तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का भविष्य जलता हुआ मुझे नजर आता है। लोग घर भेज देंगे, क्योंकि इस देश की जनता कमजोर है, इस देश की जनता गरीब है, संघर्षशील है, अशिक्षित है, लेकिन मूर्ख नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, समय समय पे जनता बता देती है। जनता उदार मत वाली भी है। चलो 5 साल और दे दीजिए, देख लीजिए क्या करते हैं। गुजरात मॉडल लागू हो गया, चलिए। लेकिन 2002 वाला मॉडल लागू हो रहा है गुजरात का, अभी जनता को समझ में आ रहा है। तो जनता उद्योगी, तो इसीलिए आपके भी प्रोग्राम लाखों में देखे जाते हैं। भाई हम तो जो बोल रहे हैं, हमको तो यदि जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि जनता बिल्कुल पागल है इनके लिए, तो फिर लोगों ने तो हमको देखना भी नहीं चाहिए। इसका चलिए, मतलब वो उसके लोग आंकड़े इंतजार कर रहे हैं और उस बटन दबाने और का। बात होगी। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी के नेताओं को ऐसा ही लगता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि डर और बेचैनी नहीं होती, चिंता नहीं होती, तो जो ये नी जर्क भयानक रिएक्शन हो चिंता रहे हैं है। ये नहीं होते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होती चिंता है। नहीं होती तो इंडिया नाम से इतनी ये एलर्जी नहीं हो गई होती अचानक। ये बोखलाहट बताती है कि आने वाला समय बहुत संकट का है। बोखलाहट बिल्कुल। बताती है। ये बोखलाहट ही है कि 5 दिन का सेशन किसी को नहीं बताना। ये बोखलाहट है कि एकदम भारत बना देना। ये बोखलाहट ही है कि 10 तरीके से शगु पे छोड़ देना। ये बोखलाहट है। ये स्थिरता नहीं है, ये दम नहीं है आप में, ये विश्वास नहीं है। विश्वास हो तो आप पहले ही बोल दो कि ये सेशन में इसके लिए बुला रहा हूं, आपको जो करना सो करो। अशोक जी बोल रहे हैं तो एक चीज मैं याद दिला दूं, गलती से भी अपोजिशन अब की बार बायकॉट ना करे, क्योंकि हमें लगता है कि इनको कुछ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स पास करवाने हैं और जो कानून है उसके हिसाब से हाफ ऑफ द मेंबर्स, टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस एंड 2/3 ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये है। तो हाफ तो हो ही जाएंगे, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसलिए वो कहीं गलती से बायकॉट ना करें, और बायकॉट करें तो कुछ लोग करें कुछ लोग ना करें, ये सब ना करें, क्योंकि ये देखना पड़ेगा कि मुराद क्या है। आज जो गवर्नमेंट का आपने जो सेंटेंस कहा ना, जो सोनिया गांधी के उसमें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंटल वर्क, तो आम तौर पे गवर्नमेंटल वर्क, क्योंकि ये लाते हैं जो डिजास्टर पे लाते हैं। सोनिया एक बार फिर से बता दो, सही पॉइंट आपने कहा। ऑल वी हैव बीन कम्युनिकेटेड is that all 5 days have been allocated to government business. गवर्नमेंट बिजनेस, ये एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि आपको एक किसी टॉपिक स्पेसिफिक पे बात करना है तो वो गवर्नमेंट बिजनेस नहीं होता, वो टॉपिक होता है। गवर्नमेंट बिजनेस में लेजिस्लेशन आता है, मेन काम तो लेजिस्लेटिव ही होता है पार्लियामेंट का। तो मुझे शक ये है कि ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स के फंसे हुए हैं, वो ये पास करवाना चाहेंगे। और अगर गलती से आपने बायकॉट कर दिया तो जिस तरह का प्रिसाइडिंग अफसर है वो ये कह दे पास हो गया पास हो गया पास हो गया, भले एक वहां चीख चीख के कहता रहे नहीं साहब मुझे वोटिंग कराइए, लॉबी डिवीजन कराइए, लेकिन वो पास कर देंगे। तो हाउस में अगर जाएं तो किसी तरह से भी हंगामा वही करे और हाउस को वो होने दे, हाउस एडजॉर्न होता रहे, स्पीकर करे हाउस एडजॉर्न। लेकिन गलती से ये अगर वहां से हट जाएंगे तो जो खतरा है वो ये है कि ये एज नेज करके और कहेंगे पास हो गया पास हो गया पास हो गया। ये एक चालाकी मुझे लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस अगर कह रहे हैं तो ये कुछ सीरियस लॉ एक्ट्स पास करवाना चाहते हैं, और उसमें हो सकता है कि संविधान
संशोधन का ये जो बिल है आपका इंडिया वाला, ये भी हो उसमें, या और भी चीजें हो। तो ये मुझे लगता चलिए है इसलिए इसमें क्या अपने व्यूअर्स को ये जानकारी देना जरूरी है। चलिए खत्म करें अशोक, कुछ क्लोजिंग कुछ कहना चाहते हैं, खत्म करें। नहीं, क्लोजिंग क्या कहना है, अब तो तमाशा देखना है। हाँ, अब तो चलिए तमाशा बहुत देखना शुक्रिया है 2-3 दिन G20 हाँ का, और उसके बाद 18 तारीख के बाद उसका। हाँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बता दें कि लगातार 18, 19, 20, 21, 22 हमारी भी बहुत जिज्ञासा है कि होना क्या है, बंद लिफाफे में क्या है, और वो लिफाफा अभी किसके पास है। क्या सिर्फ मोदी जी के पास है, अमित शाह के पास है, स्पीकर के पास कोई लिफाफा पहुंचा है या नहीं, संसदीय कार्य मंत्री को कुछ पता है या नहीं, अभी तक कुछ भी किसी को नहीं पता। तो मोदी जी और शाह जी के पास जो लिफाफा है क्या होना है, हम लोग उसका इंतजार करेंगे। मुलाकात होगी, बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी और इनके सिंह साहब, आपका भी और दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।